जहाँ पर अगर किसी भी महिला के साथ प्रताड़ना होती है, उसके साथ मारपीट होती है, उससे अगर दहेज को लेकर उसे डिमांड की जाती है, यातनाएं अगर उनको दी जाती है, तो महिलाओं के पास कानून है कि 498 के तहत वह पति के ऊपर या पति के घर वाले जो कोई अन्य व्यक्ति हो पारिवारिक रिलेशनशिप में, उनके ऊपर वो कार्रवाई कर सकती है। लेकिन कुछ समय पूर्व से 10, 15, 20 साल से देखा जाए तो यहाँ पर जो कानून महिलाओं को प्रदान किए गए थे, उन कानूनों का महिला के द्वारा मिसयूज किया जाता है। यानी कि जो कानून महिलाओं की सुरक्षा प्रदान करने के लिए, सामाजिक स्तर पर उनको जीवन यापन करने के लिए, उनको किसी प्रकार का हरासमेंट उनके ऊपर ना हो, इसके लिए जो कानून बनाए गए थे, उन्हीं कानूनों का अब यहाँ पर मिसयूज होने लग गया है। किस वजह से मिसयूज होने लगा है? क्योंकि अधिकतर मामलों में महिलाओं के द्वारा झूठे एलिगेशंस पति के ऊपर लगा दिए जाते हैं, पति के घर वालों के ऊपर एलिगेशंस लगा दिए जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये जो कानून थे, इन कानूनों का बुरी तरह से यहाँ पर मिसयूज हुआ है। आपने देखा होगा कि जो अधिकतर मामले दर्ज होते हैं मैट्रिमोनियल से संबंधित, जो पति पत्नी विवाह से संबंधित जो कानून है, उनके अंतर्गत 98% मामले यहाँ पर झूठे पाए जाते हैं। और क्यों झूठे पाए जाते हैं? क्योंकि महिलाओं के द्वारा ऐसी मनगढ़ंत कहानी एफआईआर के अंतर्गत, पिटीशन के अंतर्गत दर्ज करवा दी जाती है, जिनके चलते हुए वो महिलाएं आगे जाकर उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्योंकि कोई महिलाएं ऐसी भी है जिनको मेंटेनेंस की आवश्यकता रहती है, जिनके ऊपर हरासमेंट हो रहा है, लेकिन वह जानकारी के अभाव में और परिवार वालों के कहने के आधार पर वह जाती है और झूठे जो सत्य एलिगेशन है, जो सही में उनके साथ किया गया है, उसको नज़रअंदाज करके, उसको बड़ा चढ़ाकर, स्टोरी को बड़ी लंबी चौड़ी करके और दर्ज करवा दिया जाता है। और इन्हीं का खामियाजा बाद में जाकर महिलाओं को भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, आपने पहले इस चैनल पर विजिट किया हो और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। साथ के साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाले लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको नोटिफिकेशन से प्राप्त होती रहे। दोस्तों, जहाँ पर बात की जाती है मेंटेनेंस की, गुजारे भत्ते की, तो यहाँ पर मेंटेनेंस और गुजारा भत्ता एक ही तरह से महिला को दिया जाता है। यहाँ पर कुछ डिफरेंट यहाँ पर यह आ जाता है कि मेंटेनेंस और गुजारा भत्ता दो प्रकार से डिसाइड किया जाता है। एक गुजारा भत्ता वो होता है जो महिला अगर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मेंटेनेंस की अगर डिमांड करती है, पति से अगर मेंटेनेंस की डिमांड कर रही है, तो ऐसी स्थिति में सीआरपीसी 125 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत यहाँ पर करना होता था। यानी कि लोअर कोर्ट के अंतर्गत पिटीशन फाइल महिला को करनी होती है, जहाँ पर महिला के द्वारा उसके पास क्या संपत्ति है, आय का स्रोत उसके पास क्या है, वो कहाँ पर निवास कर रही है, उसके पास गुजारा भत्ता के लिए उसको कितनी राशि की आवश्यकता है, क्या प्रॉपर्टी उसके पास अलग से है, क्या वो कहीं पर बिजनेस कर रही है, शादी की कितनी उम्र यहाँ पर बीत चुकी होती है, महिला की उम्र यहाँ पर क्या है, पति यहाँ पर कितना कमा रहा है, क्या पति कोई जॉब कर रहा है, कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, कहीं प्राइवेट सेक्टर पर वो काम कर रहा है, या कहीं वो अपना निजी व्यवसाय वो चला रहा है, कितनी इनकम ऑफ सोर्स पति के पास है, वो यहाँ पर उसको एक तरह से देखा जाए तो परफॉर्मा के माध्यम से, एफिडेविट के माध्यम से पेश करनी होती है, जिससे कि आगे जाकर उनको मेंटेनेंस देने से किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है। लेकिन सबसे बड़ी महिलाएं गलती यही कर देती है कि पति यहाँ पर 20,000 रुपये पर मंथ कमा रहा है, पति के पास इनकम ऑफ सोर्स 20,000 रुपये पर मंथ का है, और पत्नी यहाँ पर मेंटेनेंस ज़्यादा लेने के लिए अपने अधिवक्ता, अपने एडवोकेट के पास जाती है और उसकी जो भी इनकम ऑफ सोर्स है उसको बढ़ा चढ़ाकर यहाँ पर 50,000, 1 लाख रुपए तक यहाँ पर दर्शा देती है। क्योंकि मानना यहाँ पर महिलाओं का ये होता है कि जितनी यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर राशि लिखी जाएगी, जितना बढ़ा चढ़ाकर यहाँ पर अनुमान लगाया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ही उनको यहाँ पर गुजारा भत्ता यहाँ पर मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी गलती यहाँ पर महिलाओं के द्वारा वही की जाती है कि बढ़ा चढ़ाकर, क्योंकि वो पेश नहीं कर पाती है बाद में जाकर कि कहाँ से इनकम ऑफ सोर्स प्राप्त हो रहा है, कितनी राशि अपने पति के पास आई थी, उनमें से कितनी बचत उसके पास है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ यही देखना चाहिए महिलाओं की, जब पति के पास 20,000 रुपये पर मंथ अगर उसके पास कहीं से आ रहे हैं, कहीं इनकम ऑफ सोर्स से उसके पास अगर आए हैं, तो ऐसी कंडीशन में वही शर्त यहाँ पर निहित करवानी चाहिए, क्योंकि बाद में जाकर उन चीज़ों का सामना आप नहीं कर पाएंगी। तो आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि जो आपके पास पति के पास जो संपत्ति है, जो एसेट्स है,
कोई प्रॉपर्टी है तो उनका ही विवरण यहाँ पर देवे, क्योंकि उनको आपको साबित करना पड़ेगा। तो आप साबित नहीं कर पाएंगे तो आप हो सकता है कि मेंटेनेंस लेने से यहाँ पर पिछड़ जाए, आपको मेंटेनेंस कोर्ट के द्वारा नहीं दिया जाएगा। अब दोस्तों जो 1 जुलाई 2024 से जो नए कानूनों का प्रावधान भारत के अंतर्गत किया गया है वो इस वजह से महत्वपूर्ण है कि जो पुराना कानून था जहां पर सीआरपीसी 125 के तहत किसी महिला को घर गुजारे भत्ते के घर आवश्यकता है तो वो पिटीशन दायर करती थी, लेकिन अब जो नए आपराधिक कानून जो लागू किए गए हैं उनके अंतर्गत धाराओं में बदलाव किया गया है। 3 बड़े कानूनों के अंतर्गत बदलाव किया गया था। आईपीसी को चेंज कर दिया गया है, जो साक्ष्य अधिनियम था उसको चेंज कर दिया गया है, सीआरपीसी को चेंज कर दिया गया है, और जहां पर सीआरपीसी 125 से चला करता था अब वहां पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 144 यहां पर लगने वाला है। अब जहां पर भी किसी महिला के द्वारा मेंटेनेंस की डिमांड की जाती है तो वहां पर उस महिला को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 144 के तहत उसको आवेदन प्रस्तुत करने होंगे, उसके बाद ही वो महिला मेंटेनेंस लेने के लिए यहाँ पर दायी होगी। अब मैंने आपको एक चीज़ पहले बताई है कि जो एजेटीजे जो जितनी सैलरी प्राप्त कोई पति कर रहा है, यानी कि वो कोई गवर्नमेंट जॉब से कर रहा हो या प्राइवेट जॉब से कर रहा हो या कहीं अन्य स्रोत से उसके पास कोई इनकम प्राप्त हो रही है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि कोई पति 50,000 रुपये कमा रहा है तो यहाँ पर 25,000 रुपये और 40,000 रुपये उस महिला को मेंटेनेंस के तौर पर दिखाया जाएगा, उसको दिलाया जाएगा। और इसी को लेकर एक जजमेंट पहले भी आ चुका है। अगर ऐसी गलतफहमी किसी महिला के अंतर्गत हो, किसी पति को ये डर हो कि जो मेरी इनकम है, जो मेरी सैलरी है, उस सैलरी में से आधा हिस्सा मेरी पत्नी ले सकती है, तो इसको आप नज़रअंदाज करें, क्योंकि ये कहीं पर भी इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। इसके लिए पहले जजमेंट्स आ चुके हैं। अगर आप उन जजमेंट्स को देखना चाहते हैं, आपको उन जजमेंट्स की आवश्यकता है, तो आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं या मेरे से अपॉइंटमेंट लेकर मेरे से बात भी आप कर सकते हैं। दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जजमेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण जजमेंट है, जहां पर इस चीज़ को सेटिस्फाइड किया गया कि जितनी सैलरी कोई पति प्राप्त कर रहा है या जितने इनकम ऑफ सोर्स पति प्राप्त कर रहा है उस पर पत्नी का क्या उतना अधिकार है जितनी वो डिमांड कर रही है। यानी कि कोई 50,000 रुपये मंथ के अगर कोई भी पति अगर कमा रहा है तो ऐसी स्थिति में वो महिला उस पति से 25,000 रुपये पर मंथ नहीं ले सकती। उसके पास होना चाहिए कि उसको आवश्यकता किस वजह से पड़ रही है, उसके पास क्या कुछ स्थिति पर वह अपना गुजारा भत्ता लेने के लिए सक्षम है या वो अपना जीवन यापन करने के लिए सक्षम नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में बहुत से लोग इस वजह से परेशान हो जाते हैं कि मेरी सैलरी 1 लाख रुपए और 50,000 रुपये मेरी पत्नी मेरे से ले लेगी। तो ऐसी गलतफहमी आप अपने मन में ना रखें। आपके पास जो भी महिलाएं हैं, अगर वो मेंटेनेंस लेने के लिए अगर आवेदन प्रस्तुत कर रही है, पिटीशन अगर वो प्रस्तुत कर रही है, तो ऐसी स्थिति में उनको जो खर्चा उनके पास होने वाला है, अगर उसको 10,000 रुपये तक की अगर आवश्यकता है, 10,000 रुपये में जो वो लाइफ स्टाइल शादी होने से पहले की जी रही थी, अगर वो लाइफ स्टाइल वो जी सकती है तो आप उन्हीं आधार पर यहाँ पर पिटीशन फाइल करें, जिससे कि आपका गुजारा भत्ता फिक्स होने में कोई ज़्यादा समस्या नहीं आए। इसके लिए जो माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट है, किरण गुप्ता वर्सेस रामजी गुप्ता, बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है, जहां पर इस चीज़ को सेटिस्फाइड किया गया कि सैलरी के बेसिस पर यहां पर आपका गुजारा भत्ता तय नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहां पर सैलरी कितनी भी हो सकता है कि जितनी सैलरी है उससे ज़्यादा के खर्चे पति के ऊपर पहले से अगर डाल दिए गए हों, उसके पास हो सकता है कि उनकी जो सैलरी आती है उनमें से उसके परिवार वालों का गुजारा भत्ता भी उससे चलता हो सकता है कि बूढ़े माँ बाप उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर हो सकता है कि उसने कहीं से लोन ले रखा हो। तो ऐसी गलतफहमी आप किसी प्रकार से ना रखें कि जो सैलरी उनके पास प्राप्त हो रही है उनमें से आधी सैलरी कोई पत्नी ले सकती है। ये बिल्कुल देखा जाए तो इसको आप बात को इग्नोर करें, और महिलाएं इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जितना खर्चा वह कर सकती है उनके अकॉर्डिंग ही अपना स्टेटमेंट बना कर दे। जो आप एफिडेविट कोर्ट के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं, कोर्ट के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, वो एफिडेविट में किसी प्रकार की कोई भी झूठी कहानी आप ना लिखें। अगर झूठी कहानी आप लिखती हैं तो उसके स्वयं जिम्मेदार हो जाती है, आपको हो सकता है कि आगे जाकर उसका नुकसान उठाना पड़े। तो ऐसी स्थिति में आप उस चीज़ से पहले से आप फाइनल कर ले कि आपको किस तरह से क्या डिमांड यहाँ पर करनी है। अब यहाँ पर महिलाएं जब मेंटेनेंस का केस करने के लिए किसी कोर्ट के माध्यम से पिटीशन फाइल करती है, तो यहाँ पर महिलाओं के अंतर्गत एक गलतफहमी यहाँ पर आ जाती है कि मैं जैसे ही मेंटेनेंस का केस दायर करूँगी तो मेरे को मेंटेनेंस प्राप्त होना स्टार्ट यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल यहाँ पर गलतफहमी है,
किसी भी केस के अंतर्गत जब से आपने पिटीशन फाइल की, आपको तुरंत मेंटेनेंस यहाँ पर नहीं मिल सकता। यहाँ पर मेंटेनेंस को देखा जाए तो मेंटेनेंस के दो प्रकार हैं। अगर आप चाहती है कि आप डायरेक्ट आपको जब आप पिटीशन फाइल करें उसके तुरंत बाद ही आपको मेंटेनेंस प्राप्त होना स्टार्ट हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। केवल और केवल यहाँ पर एक रास्ता रहता है जहाँ पर महिलाएं मेंटेनेंस अगर लेना चाहती है तो वो अग्रिम मेंटेनेंस ले हो सकती है, यानी कि इंटरिम मेंटेनेंस उस महिला को कोर्ट के द्वारा दिलाया जा सकता है। अगर महिला असक्षम है, वो कोर्ट का खर्च वहन नहीं कर पा रही है, अपने घर का खर्च वो वहन नहीं कर पा रही है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट के माध्यम से वह पिटीशन फाइल कर सकती है कि उनको अग्रिम मेंटेनेंस यानी कि इंटरिम मेंटेनेंस, जब केस चल रहा होता है, ट्रायल कोर्ट पर केस चल रहा होता है, उस समय अगर उनको आवश्यकता है तो उनको इंटरिम मेंटेनेंस के माध्यम से मेंटेनेंस दिलाया जा सकता है। अन्यथा मेंटेनेंस लेने के लिए आपको 2 साल 3 साल तक का इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी मेंटेनेंस की राशि डिसाइड की जाएगी, उसके बाद आपको मेंटेनेंस प्राप्त होगा। अब मेंटेनेंस की राशि किस तरह से डिसाइड की जाती है, इसके लिए भी नए कानून के अंतर्गत 2025 में कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं, कुछ डिसाइड किया गया है, कुछ टॉपिकों को मद्देनज़र रखा गया है, कैसी स्थिति पर कितना मेंटेनेंस डिसाइड किया जाएगा। ये संपूर्ण जानकारी आगे की वीडियो पर देंगे। और दोस्तों, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ के साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाली लीगल इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको नोटिफिकेशन से प्राप्त होती रहे। आप वीडियो को पूरा देखते हैं और आप पूरा देखने के बाद आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपने अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। उसके बाद आप पूरी वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगता है कि जो जानकारी आज की वीडियो में आपको प्राप्त हुई है वो काम आने योग्य लायक जानकारी है, हो सकता है कि आपके काम नहीं आए, किसी दूसरे व्यक्ति के वो काम आ जाए, आपके चाचा के काम आ जाए, आपके फूफा के काम आ जाए, आपकी बुआ के काम आ जाए। अगर आपको लगता है कि जानकारी महत्वपूर्ण थी तो आप वीडियो पूरा देखने के बाद कमेंट करें, इस वीडियो को दूसरे लोगों तक भी शेयर करें। अब दोस्तों बात करते हैं कि जब भी मेंटेनेंस डिसाइड किया जाता है तो नए कानून के अंतर्गत और 2025 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा महत्वपूर्ण जजमेंट्स पारित किए गए, जिनके अंतर्गत क्योंकि किसी प्रकार का कोई भी क्राइटेरिया पहले नहीं था, एक 2020 का जो जजमेंट्स है रजनीश वर्सेस नेहा का, उसके अंतर्गत एक एफिडेविट का यहाँ पर चलन किया गया था। एफिडेविट के माध्यम से यहाँ पर सब चल और अचल संपत्ति का विवरण महिला और पुरुष से मांगा जाता था। महिला को यह साबित करना होता था कि कहाँ उसके पास प्रॉपर्टी है, पति के पास कितनी प्रॉपर्टी है, कहाँ से पति इनकम प्राप्त करता है, उन सभी को यहाँ पर मद्देनज़र रखा जाता था। लेकिन लोअर कोर्ट की जहाँ पर बात आती है तो लोअर कोर्ट के द्वारा उन चीज़ों को देखा नहीं जाता है। जब भी किसी महिला के द्वारा जो एलिगेशंस लगाए जाते हैं, फेल्स जो एफिडेविट जमा किए जाते हैं, उनके आधार पर यहाँ पर मेंटेनेंस डिसाइड कर दिया जाता है। तो इनसे बचने के लिए और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो टॉपिक्स यहाँ पर कवर किए गए हैं, जो जजमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, जिनके आधार पर अब मेंटेनेंस डिसाइड किया जाएगा, उन टॉपिक की यहाँ पर बात करेंगे। क्योंकि जो जजमेंट्स दिए गए थे, जो रजनीश वर्सेस नेहा का केस था, वो काफ़ी महत्वपूर्ण जजमेंट्स था, लेकिन उसको यहाँ पर इग्नोर कर दिया गया है। यहाँ पर अगर मेंटेनेंस, जैसे अगर किसी भी महिला के द्वारा ये कहा जाता है कि मैं मेंटेनेंस कैसे ले सकती हूँ, क्योंकि अधिकतर मामलों में देखा जाता है कि पहले सेक्शन 9 का केस यहाँ पर हो जाता है, यानी कि दाम्पत्य जीवन की पुनर्स्थापना के लिए सेक्शन 9 का प्रयोग किया जाता है। दोनों ही पक्षों के द्वारा सेक्शन 9 का प्रयोग किया जा सकता है। अगर महिला को घर से निकाल दिया जाता है या पति उसको वापस अपने साथ नहीं रख रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी वो महिला सेक्शन 9 का केस कर सकती है कि यानी कि दाम्पत्य जीवन की पुनर्स्थापना। पति के द्वारा भी सेक्शन 9 का केस किया जा सकता है कि जिस महिला को वो अपने पास रखना चाहता है, अगर वो उसके पास नहीं रह रही है, तो ऐसी स्थिति में सेक्शन 9 का अगर वो प्रयोग करता है और उसकी डिक्री किसी भी एक पक्ष के पक्ष में आ जाती है, यानी कि सेक्शन 9 का केस किया हो और उसकी डिक्री पुरुष के पक्ष में आ जाती है, यानी कि पति के पक्ष में अगर वो डिक्री आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में वह पुरुष मेंटेनेंस देने से बच सकता है। यानी कि वो पुरुष ये बोल सकता है कि मैं अपनी पत्नी को अपने साथ रखना चाहता था, मेरे द्वारा कई प्रयास किए गए हैं, मेरे पास दाम्पत्य जीवन की पुनर्स्थापना के लिए डिक्री पहले से कोर्ट के द्वारा ग्रांट की जा चुकी है, तो उसी के आधार पर भी यहाँ पर मेंटेनेंस देने से बचा जा सकता है। इसका अगर विपरीत बात करें कि जब महिला के द्वारा सेक्शन 9 का अगर कोई केस किया जाता है और सेक्शन 9 की डिक्री उस महिला के पास आ जाती है, तो ऐसी कंडीशन में वह महिला
मेंटेनेंस लेने के लिए पूरी दायी हो जाती है। उस महिला के पास अधिकार मिल जाता है कि सेक्शन 9 का प्रयोग उसके द्वारा किया गया, उसके द्वारा प्रयास किया गया कि वो पति के साथ रहे, पति के साथ जीवन यापन करे, पति के द्वारा किसी प्रकार का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया गया, ना पत्नी को साथ रखा गया। तो ऐसी कंडीशन में भी उस महिला को अधिकार मिल जाता है कि उसको यहाँ पर मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। मेंटेनेंस से संबंधित बहुत कुछ टॉपिक्स है जिनके आधार पर यहाँ पर मेंटेनेंस डिसाइड किया जाता है। पहले जो क्राइटेरिया नहीं था वो क्राइटेरिया अब यहाँ पर कर दिया गया है। उन क्राइटेरिया के माध्यम से ही अब यहाँ पर मेंटेनेंस डिसाइड किया जाएगा। यानी कि जो झूठे केस, वो 490 का केस हो, वो CRPC 125 यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 144 का केस हो, अब यहाँ पर झूठे केसों के ऊपर बहुत ज़्यादा लगाम यहाँ पर लगने वाली है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि क्योंकि कोर्ट किसी भी माध्यम से दोनों पक्षों की लड़ाई यहाँ पर नहीं चाहता है। जब भी आपने देखा होगा किसी का केस अगर रजिस्टर्ड हुआ है मैट्रिमोनियल से संबंधित किसी में मामले में, वो कोई 498 का मामला हो, CRPC 125 का मामला हो, डोमेस्टिक वायलेंस का मामला हो, तो ऐसी स्थिति में समय समय पर हर 3-4 महीने के अंतर्गत लोक अदालतों का यहाँ पर आयोजन किया जाता है और लोक अदालतों के माध्यम से दोनों पार्टियों को यहाँ पर समन भेजे जाते हैं, दोनों पार्टियों का बुलावा यहाँ पर भेजा जाता है कि आप आकर दोनों पार्टियाँ आपस में बैठकर अपना समझौता करें। क्योंकि कोर्ट का ये प्रयास रहता है कि दोनों पार्टियां अच्छे से अपना जीवन यापन करें, ये नहीं है कि वो कोर्ट कचहरी के अंतर्गत ही वो अपना जीवन पूरा कर ले। तो दोस्तों माननीय कोर्ट का भी यहाँ पर एक अथक प्रयास यहाँ पर रहा है, जिनके अंतर्गत माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो लैंडमार्क जजमेंट दिए गए हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण जजमेंट्स दिए गए हैं, जिनके अंतर्गत अब झूठा जो केस अगर किसी महिला के द्वारा किया जाता है, अपनी संपत्ति का विवरण उसके द्वारा छुपाया जाता है, अगर वो कमाने में सक्षम है, वो पढ़ी लिखी हुई महिला है, तो ऐसी स्थिति में अब उस महिला को मेंटेनेंस यहाँ पर नहीं मिलेगा। अगर किसी प्रकार से अगर कोई पति अपनी पत्नी के ऊपर उत्पीड़न कर रहा है, उसको परेशान कर रहा है, उसके ऊपर अत्याचार कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में अगर आपके पास करोड़ों के अगर जायदाद है, करोड़ों की संपत्ति अगर आपके पास है और महिला के पास किसी प्रकार से कोई भी आय का कोई स्रोत नहीं है, तो आपको यहाँ पर मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर पतियों के लिए कौन सी रात भरी यहाँ पर जानकारी प्रदान की है। तो दोस्तों यहाँ पर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो टॉपिक्स यहाँ पर कवर किए गए, जो आधार यहाँ पर बताए गए हैं, उन आधारों के अंतर्गत आपको बहुत बड़ा फायदा यहाँ पर मिला है कि जो झूठे केस थे उन झूठे केसों के ऊपर यहाँ पर लगाम लग चुकी है। वो 498 का केस हो, वो CRPC 125 का केस हो, आप एक एक चीज़ को अगर आप गौर करके देखते हैं, एक एक चीज़ को अगर आप कवर करके देखते हैं, तो यहाँ पर पुरुषों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव यहाँ पर किए गए हैं। मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर जो मुख्य बदलाव किए गए हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो उस बदलावों को माननीय लोअर कोर्ट के द्वारा मानना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि लोअर कोर्ट अपनी मनमर्जी से कुछ करे, अपनी मनमर्जी हो वहाँ पर पतियों की रक्षा करे, अपनी मनमर्जी हो वहाँ पर पत्नी को मेंटेनेंस दिलाए। अब ऐसा किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पर नहीं चलेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है, उन गाइडलाइनों के तहत अब यहाँ पर मेंटेनेंस लेना और मेंटेनेंस देना काफ़ी समस्या भरी यहाँ पर ये बात यहाँ पर होने वाली है। दोस्तों यहाँ पर जब भी कोई भी महिला के द्वारा मेंटेनेंस के लिए पिटीशन फाइल की जाएगी, तो उसकी पति की मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, इन चीज़ों को पहले देखा जाएगा कि जो पति है वो सामाजिक स्तर पर कौन सा जीवन यापन कर रहा है। क्या वो 1000 रुपये के अपने कपड़े पहन रहा है, क्या वो 10,000 रुपये के अपने कपड़े पहन रहा है, क्या उसके पास आर्थिक स्थिति उसके पास क्या है, कितनी संपत्ति वो पति के पास पहले से है। इन सभी चीज़ों को यहाँ पर देखा जाएगा। इनके बाद पति और पत्नी की दोनों की यहाँ पर शैक्षणिक योग्यताओं को भी मद्देनजर रखा जाएगा। यानी कि पति के द्वारा कितनी पढ़ाई कर रखी है, पत्नी के द्वारा कितनी पढ़ाई कर रखी है, क्या पत्नी के द्वारा ज़्यादा पढ़ाई कर रखी है, क्या पत्नी यहाँ पर जॉब कर रही होती है, क्या पति यहाँ पर जॉब कर रहा है। तो यहाँ पर शैक्षणिक जो योग्यताएं हैं, उन शैक्षणिक योग्यताओं को भी यहाँ पर प्रचलन के अंतर्गत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है कि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है, जो महिला पढ़ी लिखी है, जिस महिला के द्वारा कहीं पर पहले जॉब कर चुकी है, उस महिला को मेंटेनेंस लेने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पर इस चीज़ को भी देखा जाएगा कि जब शादी हुई थी उस समय महिला की कितनी उम्र थी, उस समय पति की कितनी उम्र थी, क्या दोनों वापस शादी करने योग्य हैं या वो शादी करने योग्य नहीं है। इन चीज़ों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, इनके आधार पर भी मेंटेनेंस डिसाइड किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों
शैक्षणिक योग्यता को देखा जाएगा, आपने समझ लिया, आर्थिक योग्यता को देखा जाएगा। और यहाँ पर इस चीज़ को भी देखा जाएगा कि जब किसी महिला की शादी की गई है, उसके पहले अगर वो महिला कहीं पर जॉब कर रही होती है और परिवार की जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए अगर उस महिला के द्वारा किसी भी प्रकार से अपनी नौकरी का परित्याग किया है, नौकरी को उसको छोड़ना पड़ा है, तो ऐसी स्थिति में भी वो महिला मेंटेनेंस लेने के लिए उत्तरदायी हो जाएगी। उस महिला को पति के द्वारा मेंटेनेंस दिया ही जाएगा। कोई भी महिला है जो सरकारी नौकरी कर रही है या गवर्नमेंट जॉब कर रही है और पति अगर बेरोजगार है, तो ऐसी महिला को मेंटेनेंस देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी महिला से आप खुद मेंटेनेंस ले सकते हैं। पति वापस महिला से मेंटेनेंस ले सकता है। इसके लिए पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट्स पारित कर दिए गए हैं। अगर आपको उन जजमेंट्स की आवश्यकता है तो आप मेरे नीचे आपको जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहे हैं उस पर आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मेरे से आप बात भी आप कर सकते हैं। किसी भी कानूनी समस्या से संबंधित अगर आपको जानकारी लेनी है, मेरे से डिस्कस करना है, तो आप पहले व्हाट्सएप पर मैसेज करें। कॉल किसी प्रकार से कोई भी मेरे को कॉल ना करे। आप अपॉइंटमेंट लेकर मेरे से आपको समय पर बताए हुए नंबरों पर संपर्क किया जाएगा और उसके बाद ही आपसे बातें की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो यहाँ पर शादी, जब भी किसी महिला की शादी हुई थी तो शादी से पहले महिला का क्या स्टेटस था, यानी कि जब शादी होने के बाद महिलाएं 5 स्टार होटल में खाना खा रही है, शादी होने से पहले वो महिला किसी ढाबे पर बैठकर अगर खाना खा रही है, तो ऐसी स्थिति पर जब मेंटेनेंस डिसाइड किया जाएगा तो शादी के पहले की जो स्थिति थी, आर्थिक स्थिति थी, महिला का क्या स्टेटस था, उन सभी को यहाँ पर देखा जाएगा। बहुत सी महिलाएं तो ऐसी होती है कि घर पर खाने के दाने नहीं होते और पति से मेंटेनेंस की डिमांड करती है 1 लाख रुपए पर मंथ। तो अब ऐसी चीज़ें चलने वाली नहीं है। काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत आभार आपको जताना चाहिए, जो यहाँ पर इतने कानून के अंतर्गत, जो कानून बहुत समय से यहाँ पर मिसयूज जिन कानूनों का किया जा रहा था, उन कानूनों के अंतर्गत यहाँ पर बंदिश लगा दी गई है। उन कानूनों के ऊपर यहाँ पर रोकथाम लगा दी गई है। इसके लिए हाल ही में जो रिसेंटली जो जजमेंट्स दिए गए हैं, उन जजमेंट्स की अगर दोस्तों बात करें तो यहाँ पर महत्वपूर्ण जजमेंट्स और जो 8 टॉपिक डिसाइड किए गए हैं, रिंकू बाहिती वर्सेस संदेश शारदा का जजमेंट्स है। आप उस जजमेंट्स को भी आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगर आपको उस जजमेंट की आवश्यकता है तो आप मेरे से वो जजमेंट्स भी ले सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि जो आज की जानकारी थी काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी थी। पति और पत्नी दोनों के लिए ये जानकारी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि पति को भी इस चीज़ क्लियरली बता दिया गया है कि किस तरह से मेंटेनेंस डिसाइड किया जाएगा। यानी कि अगर किसी भी माध्यम से पत्नी अगर झूठे एलिगेशंस लगा रही है, झूठा मेंटेनेंस का केस कर रही है, परेशान करने के लिए अगर मेंटेनेंस का केस कर रही है, तो वो महिला कैसे, उस महिला को आप मेंटेनेंस देने से कैसे बच सकते हैं, कौन कौन से आपको एफिडेविट यहाँ पर सबमिट करवाने होंगे, किस तरह से आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। और अगर कोई ऐसी महिला है जिसको मेंटेनेंस की आवश्यकता है, तो वो किस तरह से सावधानीपूर्वक मेंटेनेंस अपने पति से ले सकती है। आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। और जो दोस्तों अगर आज की जानकारी पसंद आई, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। साथ के साथ आप बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको नोटिफिकेशन से प्राप्त होती रहे। मिलेंगे दोस्तों इसी जानकारी के साथ फिर से लीगल एडवाइस के लिए। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।